नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जान स्टेनो में। आज मैं आपको 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन देने जा रहा हूं। यह डिक्टेशन हूबहू बिल्कुल लोकसभा रिपोर्टर के पैटर्न पर निर्धारित किया गया है। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इस डिक्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस डिक्टेशन को। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया है लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है और इस कारण से जो देश की खेती की या किसानों की उन्नति हुई भी है वह महंगाई के कारण समाप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान को अन्न की उसके पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूँ। पहले अमेरिका में यही किया गया जब वहाँ पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे। हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी अच्छे निकलने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस वर्ष जो पैदावार है वह उतनी नहीं है। इसका कारण वर्षा का ना होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष भी जो पैदावार है पिछले वर्ष की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। मैं देखता हूँ कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर गल्ला भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 वर्ष पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है, किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी ना मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो बिल सहकारिता समिति को एक समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान, इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है। श्रीमान, इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहाँ तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का बिल्कुल कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव ना होने के कारण उन्होंने उसे सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी। श्रीमान, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए ना मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ स्पष्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की इच्छा पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। किसी सभा में जब यह कहा गया है
कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है, यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी ज़मीन को एक साथ कर लेंगे, और अगर समिति से निकलना चाहेंगे तो एक साथ अधिक ज़मीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सहकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता होती है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण मैं तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है, हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। सभापति महोदय, हम यह समझें कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है, जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है। मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे, आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक हैं। दूसरी बात, मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूं। इन सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब जितने सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहां से होता है और कौन उनको प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है, तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति अवश्य है जो आज भी 5 दशकों के पश्चात हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है। उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था, तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी कभी कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब यहाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर रह रहे हैं, तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या लगभग 217,000 है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए।
उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। स्टॉप। दोस्तों, आपको यह डिक्टेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। यह 160 प्लस ही है डिक्टेशन, 160 से नीचे नहीं है डिक्टेशन। और यदि आपको अच्छी लगी हो डिक्टेशन तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही डिक्टेशन आपको जल्दी मिलती रहेंगी। और पार्लियामेंट रिपोर्टर के एडमिट कार्ड आपको बता दें कि जारी होने लगे हैं। आपका एग्ज़ाम होगा जिस भी डेट में आपका एग्ज़ाम आए उसी डेट में आपका होगा। जारी हो चुके हैं एडमिट कार्ड, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, दिखा भी दूंगा एडमिट कार्ड को। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें बहुत ही अच्छी तरीके से। मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी एक ना एक सीट इसमें से लोकसभा रिपोर्टर की लेकर जाएं। धन्यवाद।